सो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट रिले, दैट इज डिफरेंशियल रिले। तो डिफरेंशियल रिले की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए क्या लिखी है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एनी फॉल्ट विद इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट would cause current entering it to be different from that leaving। सिंपल सा मीनिंग ये है, जो डिफरेंशियल रिले है वो ये कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम में या किसी एलिमेंट में फॉल्ट होता है, क्लियर है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट या सिस्टम में जो करंट इन और आउट हो रही है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और जब ये करंट डिफरेंट होगी देन योर रिले विल ऑपरेट, ठीक है। दस वी कैन कंपेयर द टू करंट आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन फेज और बोथ टू एंड इशू ए ट्रिप कमांड इफ द डिफरेंस एक्सीड ए प्रीसेट वैल्यू, ठीक है। अब जरा इसका मीनिंग समझते हैं क्या है, जो डिफरेंशियल रिले है वो क्या कह रही है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं पहले। सपोज ये कोई इक्विपमेंट है, दिस इज योर इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है यहां तक। नाउ सपोज under normal condition done, this is your current I1 and this is your current I2, agree? Now under normal condition if you apply the KCL then I1 minus of I1 plus of I2 equals to 0, that means I1 equals to I2, क्लियर है यहाँ तक। सो यहाँ पर बात समझ में आ गई। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एनी फॉल्ट विद इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वुड कॉज करंट एंटरिंग इट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट लीविंग। बट अगर जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो करंट दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब अगर हम बात समझे, ये जो है ये ट्रांसमिशन, सपोज ये कोई ट्रांसमिशन लाइन है, बस बार है, कोई जनरेटर है, कुछ या आपकी ट्रांसमिशन लाइन कुछ भी है, then this is very high value of current, पक्का। now अगर ये high value of current है then we will take the CT will measure the current, primary current in the transmission line, secondary current is down, a low value of current। so अगर मैं प्राइमरी पे यहाँ CT लगा देता हूँ then यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपकी CT होगी। तो ये CT की प्राइमरी और ये CT की सेकेंडरी है। सो CT की जो प्राइमरी करंट है वो क्या होगी, इस इक्विपमेंट में जो करंट जा रही है दैट इज लाइन करंट। सो मैं बात करूं इक्विपमेंट की लाइन करंट है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, द प्राइमरी करंट ऑफ CT। सो आई कैन राइट I1 इक्वल्स टू IP। होपफुली ये बात समझ में आ गई हो। देन CT इज योर, सपोज दिस CT इज डाउन, स्टेप डाउन द करंट, देन दिस इज I1, देन दिस इज I2, देन सपोज दिस इज I2, दिस इज योर I2, डन। एंड सपोज अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन अगर इस प्राइमरी पे करंट इन हो रही है देन फॉर दिस डॉट द करंट शुड बी लीविंग, डन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जो इस इक्विपमेंट के सेकंड आउटपुट पे जो करंट है वो लाइन करंट है, देन अगर हम बात करें यहां पर हम एक CT लगा देते हैं, देन इसके करस्पॉन्डिंग इस CT की CT2 की ये प्राइमरी है एंड देन CT2 की जो सेकेंडरी है वो ये होगी, एग्री। नाउ वी विल कनेक्ट दीज टू इन दिस वे एंड in this way। hopefully ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। and then we have this source here, this is your source, this is your source and this is your load। hopefully ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा ये समझिएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, this current entering to this equipment or the element is equals to the current output। so अगर मैं बात करूं अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर normal condition I1 equals to I2, I1 equals to I2, agree। and if our CT are same, if CT is of same characteristic that means they have same turn ratio, agree, same magnetic circuit, everything the CT has same, agree, then this current the I1 current of this I1 is the current of primary current or the line current, then the corresponding current of in CT1 secondary is this I2। similarly CT2 की जो secondary current है वो है I2, एग्री यहाँ तक। सो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एक रिले लगा दूं, क्या लगा दूं, यहाँ पर एक रिले लगा दूं, दैट इज ओपन सर्किट, सॉरी ओवर करंट रिले और द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले, देन दिस करंट इज व्हाट, I1। similarly this current is I2, okay। so in this path the current will be, this is I1,
this is I2. So this relay operating coil current, I will take here, the relay operating coil current is equals to IR is equals to I1 minus I2 if I1 is greater than I2. डन, क्लियर है। अब अगर हम अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, करंट एंटरिंग टू दिस इक्विपमेंट एंड करंट लीविंग टू दिस इक्विपमेंट इज सेम, then we have same CT, the characteristic and the magnetic circuit, everything of the CT is same, then the CT secondary current this is I1, then CT1 secondary current and the CT secondary 2 current both are same. When both are same under normal condition, then IR equals to 0. Done. Then IR equals to 0. Now this relay operating coil current is less than the preset value, or we can say I pick up, then the relay will restrain. So relay क्या करेगी, relay will not operate, relay will restrain. Done. So ये जो definition यहाँ पर लिखी हुई है sorry, the differential protection is based on the fact that any fault within the electrical equipment cause current entering it to be different from that current leaving. तो अगर हम fault अभी next case में लेते हैं, तो अगर fault जब होगा तो current entering and current leaving दोनों में क्या होंगी, different होंगी। बात समझ में आ गई। Then अगर हमें रिले को ऑपरेट कराना है तो रिले जो है किन किन चीज़ों पे ऑपरेट कर सकती है, आप करंट के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, फेज डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, और दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई हो। नाउ इफ यू टेक द फॉल्ट कंडीशन, देन अगर मैं बात करूँ फॉल्ट कंडीशन के लिए, अगर मैं बात करूँ देन होगा क्या, सपोज ये आपका इक्विपमेंट है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये इक्विपमेंट आपका जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, कुछ भी हो सकता है। देन अंडर फॉल्ट कंडीशन क्या होगा, सपोज यहाँ फॉल्ट होता है, देन दिस इज योर I1, and this is your I2, now according to the Kirchhoff current law, or the according to the fault condition, this current fault path will be this, then I1 is approximately equals to IF, and I2 is either 0 or very less, I2 is very less। ठीक है, so अगर हम बात करें then इसके corresponding जो होगी I1, it is very large, and then I2 के corresponding जो करंट होगी I2, this is I2, ये जो करंट है that is equals to IF, approximately equal to IF, then this I2 is very very less, क्योंकि अगर ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन आपको पता हो कि ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन क्या assumption होता है, IF is very very greater than IL, and you can neglect your load current as compared to the fault current। So अगर मैं बात करूँ I1 is equals to IF, then corresponding current in CT secondary of first CT is I1, then जो CT2 है उसके corresponding जो secondary current है that is I2, that is very less। ठीक है यहाँ तक। Now if this current is very very less, then the relay operating coil current equals to I1 minus I2, that is equals to not 0, and that has some difference, then that difference, the difference I1 minus I2 is greater than the I preset or I pickup। Done। When अब आपको पता ही है जब ओवर करंट रिले में क्या होता है, अगर करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन द पिकअप वैल्यू, देन योर रिले विल ऑपरेट। सो द डिफरेंस ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल करंट इज ग्रेटर देन द प्रीसेट और पिकअप वैल्यू, देन रिले विल ऑपरेट। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा मीनिंग है जो आपकी डिफरेंशियल रिले है, ये इस बात पे बेस्ड है कि अगर जिस इक्विपमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, क्लियर, जिस इक्विपमेंट को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, अगर उसमें करंट एंटरिंग और लीविंग सेम है, क्लियर है, अंडर द नॉर्मल कंडीशन और अंडर द एक्सटर्नल फॉल्ट, देन ये रिले क्या कर जाएगी, रिस्ट्रेन कर जाएगी। बट अगर इस इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट को भी आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर इंटरनल कोई फॉल्ट हो रहा है, देन करंट एंटरिंग एंड करंट जो लीविंग है वो सेम नहीं होंगी, देन द डिफरेंस ऑफ करंट दैट इज इक्वल्स टू रिले ऑपरेटिंग कॉइल जो करंट है वो 0 नहीं होगा, और ये वैल्यू जो होगी वो प्रीसेट वैल्यू या पिकअप वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो रिले ट्रिप कर जाएगी। ये बात मेरे हिसाब से अब क्लियर होगी डेफिनेशन इसकी। हम बढ़ते हैं इसके डिफरेंट केस की तरफ। चेक करते हैं इस डिफरेंशियल रिले की
जो परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है अंडर डिफरेंट केसेस। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं तो फर्स्ट केस है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, केस 1 अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये रिले कैसे बिहेव करती है वो देखते हैं। सपोज दिस इज योर इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, दिस इज योर इक्विपमेंट, ठीक है। डायग्राम को समझिएगा जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये रहा आपका इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, इसको हम सोर्स से सप्लाई देते हैं एंड दिस इज योर लोड। सो दिस इज योर सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन और द पर फेज रिप्रेजेंटेशन। नाउ सपोज ये रही I1 करंट, दैट इज करंट एंटरिंग टू दिस इक्विपमेंट एंड दिस इज योर करंट लीविंग टू द इक्विपमेंट, क्लियर है। नाउ अब हम इन करंट्स, क्योंकि जो इक्विपमेंट है, जो रिले है, दैट कैन नॉट मेजर वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट, 1000 ऑफ एम्पियर करंट को मेजर नहीं करते, तो करंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। सो विद द हेल्प ऑफ CT वी स्टेपिंग डाउन द करंट। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे CT चाहिए, तो CT1 जो है उसकी प्राइमरी को हम इस लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली जो CT2 है उसको हम सेकेंडरी में कनेक्ट कर देते हैं। डन। दिस इज CT1 प्राइमरी, दिस इज CT2 प्राइमरी, एग्री। देन वी हैव द वाइंडिंग, देन वी हैव सेकेंडरी ऑल्सो, CT secondary. Now in the primary of both CT the current is very very high. Now corresponding the secondary CT's current are very very less. क्लियर, क्योंकि रिले के ऑपरेशन के लिए आपको पता ही 5 to 1 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो यहां से अगर हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, देन इन दोनों को भी कनेक्ट कर देते हैं एंड दिस इज योर रिले। कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा डायग्राम और कुछ बुक्स में जैसे अभी मैंने सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था वैसे मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर ऑपरेटिंग कॉइल, क्लियर है। सो नाउ ये जो करंट है, दिस करंट इज I1, दिस CT1 सेकेंडरी करंट। सिमिलरली ये जो है CT2 की सेकेंडरी करंट है। नाउ अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें, देन यहाँ पर आके इस स्मॉल I1 का कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, I1। सिमिलरली ये जो I2 का कुछ पार्ट कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, डन। देन I termed as this as the relay coil current, that is equals to I1 minus I2, क्लियर है यहाँ तक। नाउ सो अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन अजम्पशन भी है क्या, अजम्पशन ये है, जरा समझिएगा अजम्पशन हमें क्या लेना है। अजम्पशन ये है, फर्स्ट CT कैरेक्टरिस्टिक इज सेम, कैरेक्टरिस्टिक इज सेम, CT मैग्नेटिक सर्किट इज सेम, मैग्नेटिक सर्किट इज सेम, डन। एंड सपोज अगर ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर या तो स्टेप डाउन होगा या स्टेप अप होगा, डन। अगर सपोज ट्रांसफार्मर लेते हैं तो ये स्टेप अप डाउन होगा, अगर अप स्टेप डाउन है देन देयर विल बी अ डिफरेंस इन द रेशियो। सो वी विल टेक द अजम्पशन एज द टर्न्स रेशियो, द ट्रांसफार्मर रेशियो एज 1:1, जिससे कि टर्न्स रेशियो डिफरेंट होने की वजह से जो CT के इन और आउट, सॉरी इस जो इक्विपमेंट के इन और आउट करंट है वो डिफरेंट ना हो, ठीक है। सो इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड is power transformer, is power transformer, then turns ratio is 1:1, done. And fourth assumption I just take, charging current is 0, charging current is 0, डन, ठीक है। तो ये अंडर दिस अजम्पशन हम काम करते हैं। सो अगर ये सारे अजम्पशन ट्रू हैं देन
CT कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर देखें तो इस इक्विपमेंट के इन और आउट करंट कैसी है, सेम है. सो अंडर नॉर्मल कंडीशन I1 equals to I2 and CT characteristic are same. That means we are having same turns ratio of CT1 and CT2. Then small I1 is equals to small I2. Then the relay current is equals to I1 minus I2 equals to 0. Then IR is 0. Then IR is 0. IR is less than the I pickup. I pickup. So relay is restrained. Relay will restrained. That means under normal operating condition, your relay, this differential relay is stable. This relay is stable और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो रिले को आपको ट्रिप नहीं करना चाहिए. ठीक है यहाँ तक. ना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो है आपका एक्सटर्नल फॉल्ट. सो अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन योर रिले इज सुटेबल, एंड होना भी चाहिए कि रिले जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है उस समय रिले आपकी ट्रिप नहीं करनी. नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर सेकेंड. सो यहाँ पर हम केस नंबर सेकेंड कर देते हैं एंड डायग्राम रिमेन सेम, बट क्या सेम नहीं रहेगा वो देखते हैं. केस सेकेंड, अंडर एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन. अंडर एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन. नाउ एक्सटर्नल फॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रो फॉल्ट. थ्रो फॉल्ट, TROUGH, थ्रो फॉल्ट. क्लियर है. आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा देन क्वेश्चन लाइक विल बी दिस. ठीक है, कि थ्रो फॉल्ट के लिए बताइए. सो चेक करते हैं. अजम्पशन हमारे सब वही रहेंगे कि CT जो है सेम है. पावर ट्रांसफॉर्मर जो है उसका टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो भी आप लेते हो वो सिमिलर रहेगा. दैट इज 1:1 फॉर द सिंप्लिसिटी. नाउ सो under external fault condition, this is your external fault. Suppose this is your F external and this is your load current. Clear है. So अगर under external fault के लिए देखें, डायग्राम को सही से देखें, no doubt there will be very very high current from source to this fault point. अगर मैं बात करूं, so this way the current is very very high under this path. The current is very very high. This IF is very high because you know during fault condition all the load impedance are terminated. Then ZL is very very large as compared to ZF. ZL is very very large as compared to ZF. So IL is very very less as compared to IF now. But यहाँ पर अगर सही से समझा जाए, वो समझना में ये है कि एक्सटर्नल फॉल्ट की कंडीशन में जो करंट इन है और जो करंट सिस्टम से आउट है वो तो सेम ही है. सो अगर मैं बात करूं अंडर एक्सटर्नल फॉल्ट I1 equals to I2. I1 equals to I2 and I2 is IF. I2 is IF. Agree? I1 is equals to I2 but I2 equals to IF. करंट सबकी वैल्यू ज्यादा होगी, बट जो करंट है उनकी वैल्यू तो ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, बट वो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम. देन I1 इक्वल्स टू I2, देन द रिले करंट इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2 दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो रिले विल अगेन रिस्ट्रेन, क्योंकि जो ये रिले करंट है दैट इज नॉट ग्रेटर देन द पिकअप ऑफ प्रीसेट वैल्यू, दैट्स व्हाई योर रिले इज रिस्टेन. नाउ मीनिंग क्या है, अगर हमने नॉर्मल कंडीशन के लिए देखा तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिले रिस्टेन कर रही है. अंडर एक्सटर्नल फॉल्ट भी रिले रिस्टेन कर रही है. दैट मींस फॉर एक्सटर्नल एंड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन दिस रिले इज सुटेबल. डन यहाँ तक. अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं, थर्ड कंडीशन हम लेते हैं जो है अंडर इंटरनल फॉल्ट कंडीशन. अंडर इंटरनल फॉल्ट कंडीशन देखते हैं रिले कैसे बिहेव करती है. सो अंडर इंटरनल फॉल्ट, so under internal fault I will take the fault here. The fault is now present at this point. Fault is at this point. So this is F internal and I just remove this path of the current. Done. So under internal fault अगर हम बात करें
तो देखते हैं क्या क्या कंडीशनें निकल कर आती हैं। सो अगर इंटरनल फॉल्ट की मैं बात करूं, देन I1 इज इक्वल्स टू IF, I1 इक्वल्स टू IF एंड I2 is very small, I2 is very small, done. Then I2 is very small. अगर हम इनके corresponding current देखें, then this is I1 and this is I2, but I1 is very greater than I2. Done. Then the relay current is equals to what? I1 minus I2, that is equals to not zero. Then this difference I1 minus I2 is greater than the I pickup or I preset, then relay will operate, the relay will trip or the operate. ठीक है यहाँ तक? That means अगर हम तीनों केसेस को समझें तो रिले में क्या समझ में आ रहा है? अंडर नॉर्मल condition this relay will restrain, under external fault this relay will restrain, but under internal fault this relay will trip. That means जिस जोन के लिए ये रिले लगाई जा रही है उसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, यानी कि इसकी सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर जोन के लिए अगर आप रिले लगा रहे हो उसी जोन के लिए काम कर रही है, रिले इज द सेलेक्टिविटी ऑफ द रिले इज वेरी गुड. क्लियर है? सो अगर मैं इन तीनों एग्जांपल से समझूं, दिस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज यूनिट प्रोटेक्शन. अगर इसका हम कंक्लूजन दें इन तीनों एग्जाम्पल से, तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन में अगर लिखना चाहें, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इज यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम. Why it is unit protection scheme? Because it only works for internal fault and otherwise restrain. डन. यहाँ तक पहला कंक्लूजन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा. ना कंक्लूजन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड कंक्लूजन क्या है? ये जो रिले है इंटरनल फॉल्ट जिस जोन में हो रहा है उसी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है. दैट मीन्स इट्स सेलेक्टिविटी इज वेरी हाई. सेलेक्टिविटी इज वेरी हाई. So this is all about the definition and the operating principle of the differential relay. So जो आपकी simple differential relay है, that works on the difference of magnitude or either in phase or both. But यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? difference of current ले रहे हैं. अगर difference of current under the relay operating coil is less than or equal to, suppose less than, then the relay will restrain, and that is equal to the relay operating coil, and the pickup current is equal to the relay will threshold, and this difference is greater than the pickup or the preset value, the relay will operate. Clear है यहाँ तक? And under normal and under external fault this relay will restrain, and for the internal fault this relay will trip. That's why this differential protection scheme is called unit protection, and this relay is only works for what? इंटरनल फॉल्ट के लिए सिर्फ वर्क ही कर रही है, इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी कैसी है? बहुत ज़्यादा अच्छी है. ठीक है. नाउ अपने अब नेक्स्ट जो है इस डिफरेंशियल रिले के कंस्ट्रक्शन पार्ट और इसकी जो डिफिकल्टीज हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. सो बढ़ते हैं आगे.